गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर थर्ड आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा एट आर डिस्टेंस पे। सर क्या हो जाएगा सर E इज इक्वल टू के, अगर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है बेटा Q तो ई क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा किस डायरेक्शन में है तो सर आई वेक्टर में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा सर E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया बेटा, डायरेक्शन में क्या होगा सर जे वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वेक्टर लगाना होगा, यहाँ पे ई वेक्टर बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में तो सर सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस जे कैप। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू क्या होगा बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। सर समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन लगाना होगा तो आइदर आई जे माइनस जे और आई के साथ हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, एक चार्ज Q है पॉइंट चार्ज और दूसरा है माइनस Q चार्ज, और ये पूछना चाह रहा कि सर ये टोटल डिस्टेंस है 2L, तो ये हो गया L, ये भी हो गया L। ये पूछ रहा कि A डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है बेटा। तो चलिए ये ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको मिलाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा यहाँ पे ई वेक्टर ई, क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा के, यहाँ पे क्या रख देंगे +1 अगर रख देते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिर्फ, क्यों, चूँकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा सर ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है। ई का मैग्नीट्यूड निकाल दिए बेटा के क्यू बाई एल स्क्वायर पर ए स्क्वायर, और कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। सिमिलरली बेटा इसके लिए क्या करोगे सर, इसके लिए भी चला जाएगा यहाँ पे ई, और इस ई का वैल्यू क्या होगा के क्यूब, और ये माइनस साइन है, ध्यान रखें ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन के कारण बाहर जाएगा या अंदर जाएगा बेटा माइनस साइन। अभी प्लस लेकर के चलते हैं, अभी प्लस लेकर के चल रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में माइनस कर देंगे, तो अभी प्लस लेकर के चले बेटा, क्यू वहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, तो इसका ऊपर वाले का कंपोनेंट देखो बेटा, ये वाला इसके बारे में बात कर रहे हैं ये, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा इधर ई कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा ई साइन थीटा। क्या दोनों ई सेम है? यस सर ई सेम है, दोनों का ई सेम है, तो दोनों का अगर ई सेम है तो ई कॉस थीटा। अब ये देखो बेटा ई साइन थीटा आपस में कैंसिल टू ईच अदर, तो नेट फील्ड नेट क्या हो गया बेटा ई नेट कितना हो गया बेटा 2e cos थीटा 2 इंटू ई के जगह पे क्या करें बेटा 2k डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा ए डिवाइडेड बाई बेस डिवाइडेड बाई एच, कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पूरा सॉल्व करो बेटा 2k³ ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कैसे सर 1 यहाँ पे और इसका 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया बेटा 3/2। तो ई नेट कितना आ गया बेटा, ई नेट आपका आ चुका है k³ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस आंसर को अभी हम लोग और थोड़ा सा खींचेंगे बेटा, क्या है कि ए यहाँ पे वेरिएबल है, बात को समझिए, ए क्या है बेटा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है सर? सर वेरिएबल ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछ सकते थे, यहाँ पूछ सकते थे, यहाँ पूछ सकते थे, यहाँ पूछ सकते थे, हम इसको खींच के यहाँ ले आते, ये यहाँ आ जाता, मतलब ए पूरा का पूरा वेरिएबल है। ठीक है सर ए वेरिएबल है। आप देखो बेटा अगर a इज इक्वल टू 0 हो रहा, a इज इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो तो बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या होगा 2k³
इंटू जीरो डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस जीरो का पावर 3/2। क्यों इतना जीरो जीरो किए कि ऐसा ना हो कि 0/0 कुछ अनडिफाइंड आ जाए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मीन्स एट ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जस्ट यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और अब ऐसे भी सोचिए बेटा, कॉमन सेंस से सोचिए, ये क्यूब और यहाँ पूछ रहा बिल्कुल मिड पे, तो यहाँ पे +1 रख करके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सर ये तो समझ में आ ही रहा। अब नेक्स्ट है बेटा, ए टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अगर ए बहुत दूर चला जाए, इन्फिनिटिव क्लियर कर देते बेटा। इन्फिनिटिव क्या है, अगर मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और आप इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, इसका डिस्टेंस है 1 मीटर और आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं सर 10 किलोमीटर के बाद, मतलब 10 किलोमीटर के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो फिजिक्स में ऐसा इन्फानाइट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट किसी के रिस्पेक्ट में। अगर किसी के पास 1000 रुपीज है और किसी के पास 25 पैसा है तो वो 1000 रुपीज वाला क्या कहलाएगा बेटा, उसके पास इन्फानाइट पैसा है इसके कंपैरिजन में। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, इन्फानाइट का मतलब ये नहीं कि वैल्यू आकर के इन्फानाइट होगा। इन्फानाइट का मतलब क्या कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ए अगर इन्फानाइट होगा बेटा तो सही से देखो, ए अगर इन्फानाइट होगा तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। चूंकि इन्फानाइट में कुछ भी जोड़ेंगे इन्फानाइट ही क्वांटिटी आएगा। तो अब देखो बेटा, ई नेट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2k³ डिवाइडेड बाई, देखो बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, यहाँ पे ए रहे बेटा, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3/2। तो 2 से 2 जाएगा तो क्या बचा बेटा, यहाँ पे 2k³ ए डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2k³ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आया समझ में। अब यहाँ पे जाकर के आप इन्फानाइट पुट करिएगा, तो जैसे आप इन्फानाइट पुट कर दीजिएगा तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, फिर से आपका जीरो। सर ये थोड़ा कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पे भी जीरो आ रहा, यहाँ पे भी जीरो आ रहा, और इन्फानाइट पे चले गए तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा, और बीच में तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2e cos थीटा। मतलब समझ में आया बेटा, यही सेम प्रॉब्लम रिग में आएगा, डिस्क में आएगा। इसीलिए अभी सबसे बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं कि सर यहाँ पे भी जीरो और इन्फानाइट पे भी जा करके जीरो और बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये कैसे पॉसिबल है बेटा कि यहाँ पे भी जीरो, इन्फानाइट पे भी जीरो और बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू है। सर ये तभी पॉसिबल है कि सर यहाँ पे भी जीरो और इन्फानाइट पे भी जीरो और बीच में कुछ वैल्यू है। ये तभी पॉसिबल है सर कि ये क्वांटिटी बढ़ रहा होगा, बढ़ते 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 कहीं पे मैक्सिमम हुआ होगा और उसके बाद घटते 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 जीरो हुआ होगा, कोई भी शेप का। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी जीरो, इन्फानाइट पे भी जीरो और बीच में कुछ वैल्यू है। तो यहाँ जीरो और वहाँ जीरो दोनों कैसे पॉसिबल है कि सर ये बढ़ रहा होगा, कहीं पे मैक्सिमम हुआ होगा, उसके बाद जाकर के ये जीरो हो गया होगा। क्लियर हो गया बेटा। तो वो कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे वैल्यू जीरो हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो देखिए, दोनों जगह वैल्यू जीरो है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि सर अब हमको देखना है कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा। तो फॉर मैक्सिमम डी ई डिवाइडेड बाई डी ए, फिर से बोल रहा है बेटा, ए आपका वेरिएबल था ना, और ई देखना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा। क्यों, जीरो पे जीरो, इन्फानाइट पे जीरो और बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वैल्यू गया होगा, बढ़ा होगा, फिर घटते 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 जा करके जीरो हो गया होगा। तो सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम हुआ होगा, उसको चेक करने के लिए डी ई डिवाइडेड बाई डी ए। क्यों डी ए, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी तो यही है, हम एल के रिस्पेक्ट पे तो नहीं ले सकते हैं, एल तो कांस्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा। तो डी ई बाई डी ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डी बाई डी ए। देखिए बेटा यहाँ पे 2k³ इंटू ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और डी ई बाई डी वहाँ मैक्सिमम के लिए क्या होता है बेटा, जीरो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करके क्या कर दीजिए बेटा, उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो देखो बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकालो, 2k³ डी बाई डी ए
ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर का पावर क्या आ गया बेटा 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2k क्यूब कहाँ चला जाएगा बेटा, इसके डिवाइडेड में, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन्स आपको मैक्सिमम मिनिमा करना होगा बेटा, एक मिनट, मैक्सिमम मिनिमा देखिए ध्यान से, कहाँ पे किया बेटा, d/da, देखिए बेटा यहाँ से लेकर के चल रहा है d/da, a डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये सब फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। प्रोडक्ट u इंटू वी का क्या होता है, डिवाइड u बाई वी का क्या होता है, हम अभी जस्ट आपको समझाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले टर्म को ले जा करके लिख दो बेटा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दिए सर। और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करो, मतलब डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, ठीक है सर, माइनस। अब इसको एज इट इज रख दो और इसका डिफ्रेंशिएट करो। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो बेटा 3/2, ये यहाँ पे आ जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 -1। अभी हम पूरी तरीके से डिटेल में कर रहे हैं, रिंग वगैरह में बहुत शॉर्ट में करेंगे। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 का कितना हो गया सर 3/2 एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2 -1, ठीक है। और ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2a, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलो बेटा अब ये da/da कितना हो गया बेटा 1, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी ए कितना हो गया 1। तो क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, ये 2 से 2 चला गया बेटा, -3a स्क्वायर 3a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब क्या करेंगे बताइए, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे बेटा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ कॉमन किए, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ कॉमन कर लिए। जब आप हाफ कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि देखिए 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस कितना हो गया बेटा 3a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब इसको ले जा करके फिर यहाँ पे 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ गया सर एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसलिए a इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई √2 प्लस माइनस साइन के साथ। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ गया a इज इक्वल टू प्लस माइनस एल डिवाइडेड बाई √2, एल डिवाइडेड बाई √2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। a इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस एल डिवाइडेड बाई √2। मीन्स सर मैक्सिमम क्वांटिटी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो l बाई √2 पे आएगा। मीन्स सर इसका ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, इसका ग्राफ, ये सब कुछ नोट कर लोगे बेटा, ये सारा कुछ नोट कर लेना। चलिए इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, इधर a इन्फिनिटिव के तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे कहीं पे l इज इक्वल टू a बाई √2 आएगा बेटा, यहाँ पे l बाई a बाई √2 आएगा। तो देखिए तो l बाई √2 पे ये क्या होगा बेटा जा करके ऐसे करके मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये जा करके 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और सिमिलरली बेटा, और सिमिलरली ये इस साइड भी जाएगा, इस साइड में क्या होगा, इस साइड में कितना पे होगा सर l इज इक्वल टू माइनस a बाई √2, l इज इक्वल टू a बाई √2 पे मैक्सिमम। और इस साइड अगर देखें तो l इज इक्वल टू माइनस a बाई √2। और फिर से ये क्या होगा बेटा, फिर से सर क्लियर हो गया ग्राफ। देखिए तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम हो गया कि नहीं सर, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया कि नहीं, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा मैक्सिमम, और इधर भी क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वाले बच्चे, थोड़ा आईटी वाले बच्चे समझ जाएंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था याद है बेटा, 2k³ a डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अगर a को -a के साथ रिप्लेस कर देते हैं और e
का रिजल्ट माइनस ई आता है तो समझ जाओ बेटा ये ऑड फंक्शन हो गया। समझ जाओ ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। मैथ वाले बच्चे के लिए बता दिए कि ये ऑड फंक्शन है। तो जो इस तरीका से होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिसिटी होगा। फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा, सिमेट्रिसिटी होगा। देखो तो बेटा मिरर इमेज आ गया कि नहीं यहाँ पे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक दो बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, लेकिन वो बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे सर, a इज इक्वल टू एल बाई रूट टू ले जा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। करे बेटा, a इज इक्वल टू रूट टू, टू के क्यू और क्या होगा एल डिवाइडेड बाई रूट टू। अंदर में देखिए बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पुट कर दिए इक्वेशन। अब देखते हैं क्या होगा बेटा, 2k क्यूब एल, अच्छा ये रूट टू से, अच्छा रहने दो भी, रूट टू कोई दिक्कत नहीं है। एल स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 3l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2। सॉल्व कर लोगे अब आगे, अभी और भी डिफिकल्टी जाएगा। देखो ये इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे और आगे बता दीजिए। 2k क्यूब एल एकदम बेसिक बता रहे बेटा, रूट टू और 3l स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3l स्क्वायर बाई 2 और क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 3l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही तो होना, 3/2 का मतलब क्या होता है, एक बार 1 और एक बार 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए बेटा क्या हो रहा है। अब अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो 2 ऊपर में और यहाँ से 2 रूट 2, ये रूट 2 और ये रूट 2 तो कट जाएगा बेटा, 2 चला जाएगा ऊपर में, 2k/QL। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए बेटा, ये 2 ऊपर जा चुका है, ये 2 ऊपर जा चुका है, ये रूट टू कट चुका है। नीचे क्या हो गया बेटा 3 और यहाँ पे क्या हो गया बेटा रूट 3, यहाँ पे एल स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर का एक एल आ जाएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है, एल क्यूब मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 4k³ डिवाइडेड बाई 3√3l स्क्वायर। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा L इज इक्वल टू a/√2 पे और इसका जो वैल्यू होगा सर 4k³ डिवाइडेड बाई 3√3l स्क्वायर। यहाँ भी सिमिलरली यही होगा सर, 4k³ डिवाइडेड बाई 3√3l स्क्वायर। पूरा कंप्लीट एक्सप्रेस। अब देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा सर, इस साइड। अब इस साइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखते जाओ बेटा। पहला बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा सर, इस डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2 कितना होगा सर, ये होगा सर, ई नेट कितना होगा, ये होगा 2। सर जब ये ऑब्जर्वेशन देखे तो a बराबर 0 पे भी 0, a बराबर इन्फिनिटी पे भी 0, मीन्स कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो रहा होगा। कहाँ मैक्सिमम होगा सर, उसका आंसर ये आ गया, मतलब 3। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, a इज इक्वल टू L/√2 पे ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा सर, ग्राफ के लिए पॉइंट नंबर 4। और मैक्सिमम तो हो गया, ग्राफ भी हो गया, कितना पे होगा ये भी हो गया, लेकिन वो वैल्यू क्या है मैक्सिमम का, पॉइंट नंबर 5। 5 पॉइंट था बेटा इसमें, पहला क्लियर हो गया। नेट किस डायरेक्शन में, क्या वैल्यू, कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम, ग्राफ क्या होगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था इस टॉपिक का। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा मेरे से पूछा था क्लास में कि सर आप इस बार इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा क्यों नहीं किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि सर आप इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा क्यों नहीं किए। सब ई कॉस थीटा तो इधर ही जाएगा, तो आप इस बार इंटीग्रेशन क्यों नहीं किए, आप सिंपल 2e कॉस थीटा लेकर के चले गए। एकदम सीखना बेटा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या था बेटा कि अगर ये सारा पॉइंट चार्जेज इस तरह से रहता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, तो सबका कंपोनेंट सबका कंपोनेंट सबका कंपोनेंट सबका कंपोनेंट जाता और सबका कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा कर देते। यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज था, ओनली 2, 1 and 2, तो उसके लिए तो 2 ही जाएगा ना यहाँ पे। तो क्या जरूरत है इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा करने का। इंटीग्रेशन तो तब करते हैं ना जब मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और सबको जोड़ना है। यहाँ पे कितना जोड़ना था बेटा, 2 ही जोड़ना था, तो आराम से 2e कॉस थीटा कर लिए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा क्यों नहीं किए।
इसलिए कि सर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं था, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे ने पूछा था तो हमको हर लेक्चर में हम इसको डील कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसी में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 5 पॉइंट आपके सामने रखे, 5 पॉइंट्स में आप पूरी तरीके से सीख ले। अब बेटा अगर इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो रिंग बहुत आसानी से निकाल देंगे, डिस्क बहुत आसानी से निकाल देंगे। अब देखना था बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे माइनस क्यूब हो जाए और यहाँ पे क्यूब हो जाए और ये पूछ रहा है ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल, तो क्या होगा बेटा सर, ये होगा क्या, ये क्यूब के कारण सर यहाँ चला जाएगा, ये थीटा मान लीजिए सर, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। और ये माइनस क्यूब के कारण क्या होगा सर, अभी बस जस्ट बता रहे सर, माइनस क्यूब के कारण क्या होगा सर, पहले इसको मिला लीजिए और ये अंदर के तरफ जाएगा, बाहर के तरफ नहीं जाएगा, अब अंदर के तरफ जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया और ये ई है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा ई साइन थीटा। आई थिंक समझ में आ गया, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। सेम प्रॉब्लम था ना बेटा, लेकिन बताओ अब कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, अब सर कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ई नेट कितना आ जाएगा बेटा, ई नेट आ जाएगा 2 साइन थीटा। डायरेक्शन के साथ बताओ बेटा, डायरेक्शन के साथ हो जाएगा सर ये जे डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, ई नेट 2 साइन थीटा। अब देखो बेटा ई यहाँ पे भी ई रखे, ये भी था बेटा ई और ये भी था ई, क्यों, क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, के क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये एल ये ए, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे भी सेम ई एल ए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ई का वैल्यू यही हो जाएगा। ई मीन्स ई 2 क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा है बेटा, साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, देखिए एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2k क्यूब एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सर। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आ चुका कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा सर, जे डायरेक्शन में। पहला क्वेश्चन का आंसर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना सर, दूसरा आंसर। अब देखना तो सर चेक करना, तो अगर ए का वैल्यू अगर 0 है, अगर ए का वैल्यू 0 ले लेते हैं सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये माइनस क्यूब, ये क्यूब। देखो बेटा इसके और इसके वजह से ऊपर यहाँ पे निकालना है, तो ये ऊपर क्यूब और यहाँ +1 रख लो ना, क्यूब +1 के कारण ऊपर और +1 माइनस कारण, ये देखो दोनों ऊपर। क्या नेट 0 हुआ, नहीं सर 0 नहीं हुआ। तो कितना होगा सर, ए बराबर 0, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए 2k क्यूब एल डिवाइडेड बाई, ए को तो 0 कर दीजिएगा, तो आई थिंक हो जाएगा एल क्यूब, और इसका आंसर हो जाएगा 2k क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। कुछ नहीं, देखो इसको जब 0 करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अगर a टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर a इन्फिनिटिव करना है बेटा, तो ऊपर तो कोई क्वांटिटी इन्फिनिटिव का है नहीं, और नीचे क्वांटिटी क्या है बेटा, यहाँ पे जाकर के इन्फिनिटिव कट कर देंगे, तो समथिंग बाय इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बताइए तो कोई परेशानी आ रहा सर, देखिए तो सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है, और जब इनफाइनाइट जा रहा है, जब आप इनफाइनाइट जा रहे हैं, इनफाइनाइट जाने में आपको क्या हो गया बेटा, देखो तो 0 हो गया। तो सर बात तो समझ में आ रहा कि सेंटर पे मैक्सिमम और इनफाइनाइट जाते जाते 0, मतलब सर इसके ग्राफ में तो कोई ज़्यादा हेडेक ही नहीं हुआ। क्यों, चूंकि वेरिएबल ऊपर कुछ नहीं है बेटा, वहाँ पे याद है वहाँ पे एक ऊपर वेरिएबल था, इसलिए परेशानी बहुत ज़्यादा आया था। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, a बराबर 0, और इधर क्या है a टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे बेटा मैक्सिमम था और मैक्सिमम के बाद ये 0 चला गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं, ये फंक्शन बेटा इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर a को -a के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, तो देखो तो बेटा e और e में कोई चेंज आ रहा है साइन में, देखो तो सेम आ रहा है कि नहीं, a के जगह पे -a पुट करिए, तो जो e पहले था वो e बाद में भी हो गया, मतलब इस फंक्शन को बोलते हैं बेटा हम लोग इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और ये सिमेट्रिक होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो देखो बेटा इस तरीके से सिमेट्रिक हो जाएगा।
ग्राफ क्लियर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, सेंटर पे ही मैक्सिमम है, और वो कितना है सर 2kq डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो अब मैक्सिमम तो आपको पता चल गया सेंटर पे, और यहाँ पे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा 0। क्यों? क्योंकि अगर इधर ए के जगह पे -a रख देंगे, -a भी रख देंगे तो भी जा करके ये 0 होगा, और -a करके उसके बाद इन्फानाइट लेना पड़ेगा, मीन्स माइनस इन्फानाइट भी पुट कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया पूरा का पूरा सिनारियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, दोनों क्वेश्चन को जरूर करिएगा। सर और भी कुछ चेंज करके बताए बेटा, और चेंज करें, और देखिए चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, अब जो कुछ ज़्यादा बचा नहीं बेटा। देखिए तो नेक्स्ट और चेंज करते हैं बेटा कुछ। देखिए क्या किए थे बेटा, पहले क्या था, अब माइनस क्यूब इधर कर देते हैं, क्यूब इधर कर देते हैं। पहले माइनस ऊपर था, अब फिर पूछ रहे हैं कि एल ए एल और यहाँ पे ए डिस्टेंस पे क्या होगा। सर देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, इसके कारण इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा थीटा, ये कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये माइनस क्यूब के कारण कितना होगा सर, माइनस क्यूब के कारण अंदर के तरफ ई। अगर ये थीटा हो गया तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा ई कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा, और इसका वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। देखो तो बेटा कैंसिल टू ईच अदर, क्यों? क्योंकि ई का वैल्यू सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर 2e साइन थीटा। अब डायरेक्शन क्या हो गया सर, अगर डायरेक्शन की बात करिए तो -j। आई थिंक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। बाकी तो सब कुछ सेम आ जाएगा, चूँकि साइन थीटा आ गया तो देखिए ना आपका वेरिएबल आएगा ही नहीं, 2k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम आ गया रिजल्ट में बेटा 2kql बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। डायरेक्शन कहाँ बेटा -j का। आई थिंक सेम एक्सप्लेनेशन तो कर दिया सब कुछ का, तो तीनों समझ में आ गया बेटा। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, इसको जरूर से प्रैक्टिस अभी करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट रॉड। तीन तरह का रॉड पढ़ाएंगे बेटा, फाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड एंड इनफाइनाइट रॉड। इस टॉपिक का नाम एक और है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। किसी वायर के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग अब इसको डील करेंगे। टॉपिक क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, फाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड। देखिए बेटा यही आपका एक रॉड है, और इस रॉड का जो डेंसिटी दिया है बेटा, इस रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपको लेमडा दे दिया है। ठीक है सर, लेमडा दे दिया है। आपसे पूछ रहा बेटा कि यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे फील्ड क्या होगा। ठीक है सर, फील्ड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या और इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, इसको आप पहले यहाँ से मिलाइए, और इसका नाम है, इसको दे दिया बेटा एंगल θ1, और फिर आप इसको भी मिलाइए बेटा, इसका एंगल दे दिया है θ2। ठीक है सर, ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया। एक साइड इंड से यहाँ तक मिला है एंगल θ1 पे, और इस साइड का कॉर्नर यहाँ से मिला है एंगल θ2 पे। अब आपको निकालना है कि P पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा। ठीक है, डील करें हम लोग। ये सर स्टार्ट करिए। देखिए बेटा ध्यान से, ये डिस्टेंस r है बेटा, ये डिस्टेंस आपका r है। हम लोगों ने क्या किया, चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। क्यों सर? चूंकि सर ये डिस्टेंस कुछ और, ये डिस्टेंस कुछ और, ये डिस्टेंस कुछ और, हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे होते जाएगा। हर जगह का आपका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, चेंज होते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज होते जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या काम किया कि एक y डिस्टेंस पे, एक y डिस्टेंस पे क्या किया, काम किया हम लोग, एक dy स्ट्रिप कट कर लिए, एक y एलिमेंट पे एक dy स्ट्रिप कट कर लिए। अब देखो तो बेटा इस स्ट्रिप के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखते हैं सर। सर इस स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा बेटा यहाँ पे, और इसका नाम देंगे बेटा DE नाम देंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल पे हम लोगों ने क्या कट कर लिया है बेटा, d थीटा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटा इस वाले एलिमेंट में dy वाले एलिमेंट में ध्यान से देखते जाइएगा, dy एलिमेंट में कितना चार्ज होगा बेटा, कितना चार्ज होगा डी क्यूब। सर डी क्यूब कितना हो जाएगा सर, लेमडा इंटू डी वाई। डी क्यू चार्ज में कितना हो जाएगा सर, लेमडा इंटू डी वाई। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू डी वाई का चार्ज हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी वाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बराबर क्या लिखेंगे बेटा, के डी क्यूब डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक। देखिए ध्यान से, ये दूरी r था बेटा, ये दूरी थीटा था, हमको यही डिस्टेंस लेना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x था, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। लेकिन x को r के टर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, बोलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस r डिवाइडेड बाई x। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा r डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, मतलब r कितना हो जाएगा सर, r सेक थीटा। तो कितना हो गया बेटा, k और डी क्यू कितना लिख देंगे सर, लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई। ये समझ में आ गया ना बेटा, डी क्यू में लेमडा इंटू डी वाई। लेमडा बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। इसका टोटल लेंथ अगर एल था, अगर मान लेते इसका टोटल लेंथ अगर आपका एल है और टोटल चार्ज क्यू है, तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल। तो एलिमेंट्री चार्ज में लेंथ कितना हो गया बेटा, डी वाई। तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू डी वाई। तो डी क्यू बराबर सर लेमडा इंटू डी वाई। और एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन देख लीजिए, के लेमडा डी वाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हटा बेटा ऐसे सब कुछ, ठीक है सर। चलिए देखिए, बताइए बेटा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डी ई बराबर क्या हो गया बेटा, डी ई बराबर के लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ थीटा का भी टर्म है, कुछ वाई का भी टर्म है, हम लोग और कुछ लेकर के चलते बेटा। देखिए क्या है, ये थीटा था बेटा, आप वाई डिस्टेंस पे ही एलिमेंट्री डी वाई कट किए थे, ये आर। तो बताओ तो बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा हो जाएगा सर वाई डिवाइडेड बाई आर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर टेन थीटा। तो बताओ बेटा डी वाई बराबर क्या हो गया, और देखो क्यों डी वाई यहाँ पे था इसलिए डी वाई निकाल रहे हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा आर, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन पता है, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बराबर क्या हो गया बेटा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पुट करिए बेटा, के लेमडा डी वाई मतलब आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखते बेटा सेक स्क्वायर थीटा चला गया, ये आर से ये आर चला गया, मतलब आंसर कितना आ गया, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। ये किसका आंसर आया है सर, अभी जस्ट डीई आया है, डीई आपके सामने आ गया, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। अब देखो बेटा ये थीटा था तो ये वाला भी थीटा होगा, ये डी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स इसी तरीके से एलिमेंट आते जाएगा। और इसका क्या कंपोनेंट होगा बेटा, देखते जाओ, ई एक्स वाला कंपोनेंट, ई एक्स वाला कंपोनेंट। और अच्छा ई एक्स वाला कंपोनेंट बोले या इस वाले वायर से, इस वाले फाइनाइट रॉड से ये वाला एलिमेंट परपेंडिकुलर है कि नहीं, समझ में आ रहा ना बेटा, ये इसका जस्ट परपेंडिकुलर हो गया, ये रॉड हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ई एक्स का एक और नाम मिलेगा बेटा बुक में, ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों हुआ समझ में आ गया। अच्छा तो ये वाला क्या होगा सर, रॉड भी ऐसे ये भी ऐसे, तो ये वाला एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ई पैरेलल, और इधर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, डी ई कौन सा कंपोनेंट जा रहा है बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो डी ई के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट बता सकते हो, कहाँ से कहाँ लिमिट जाएंगे। देखो बेटा ये वाला एलिमेंट जो है,
ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ जा सकता था बोलिए सर, ये वाला जो एलिमेंट था ऊपर θ1 जा सकता था और नीचे क्या जाता सकता था θ2, लेकिन नीचे इस एक्सिस से नीचे जाएगा, मतलब सर ये हो जाएगा -θ2 से लेकर के कहाँ चला जाएगा बेटा +θ1 में। कोई दिक्कत नहीं, नीचे कहाँ तक जा सकते थे θ2, ऊपर कहाँ तक जा सकते थे θ1 तक, लेकिन -θ2। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, k λ/r और cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा sin थीटा, लिमिट कहाँ से -θ2 से θ1 तक। तो क्या हो जाएगा k λ/r, अपर लिमिट पुट करिए बेटा sin θ1 माइनस साइन -θ2, और आपको पता होना चाहिए साइन -θ बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और cos -θ बराबर क्या होता है बेटा cos थीटा। तो बताइए क्या आंसर आ गया, k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। यही फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा एक्स डायरेक्शन का या ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या डील करेंगे बेटा हम लोग, अब आगे क्या डील करेंगे, अब आगे हम लोग डील करते हैं पैरेलल वाले को। अब हम लोग डील करते हैं बेटा पैरेलल वाले को। चलिए, ई पैरेलल मतलब ई वाई एक्सिस और ई पैरेलल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, डी का वैल्यू हो गया k λ/r इंटू डी थीटा, और साइन थीटा भी है तो कितना हो गया बेटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से -θ2 से +θ1, तो k λ/r साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा -θ1 से θ1, माइनस बाहर निकाल दिए k λ/r क्या हो गया बेटा cos θ1 माइनस cos -θ2। याद करो cos -θ क्या होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा k λ/r cos θ1 माइनस cos θ2, और ये वाला माइनस साइन क्या होगा बेटा जब अंदर जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर हो गया। तो यहीं पे लिख देते हैं बेटा ई पैरेलल कितना हो गया, ई पैरेलल हो गया सर k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है। अब देखिए यही दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसको हटाते हैं हम लोग, हटा दे बेटा इसको। हाँ, अब देखिए फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको हम। अब दो सर मेरे सामने फाइनल रिजल्ट आ चुका है, दो फाइनल रिजल्ट है बेटा, वो देखिए ध्यान से। इसको भी हटा लेते हैं, k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। क्या हो गया बेटा बताओ। ये आपके पास सर एक यूनिफॉर्मली रॉड आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आपको निकालना है ये r डिस्टेंस पे, आपको निकाले हम लोग बेटा r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे निकाले, और ये वाला हो गया था θ1 और ये हो गया था बेटा आपका θ2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा θ1 θ2। अब देखिए ये वाला जो कंपोनेंट आया है ई परपेंडिकुलर क्या आया है बेटा k λ/r बोलो बेटा sin θ1 प्लस sin θ2, और पैरेलल कंपोनेंट आया है नीचे की डायरेक्शन में कितना आया है सर k λ/r बोलना बेटा cos θ2 माइनस cos θ1। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को आप देखिए बेटा, जब दोनों को आप आराम देखोगे डीपली तो आप देखोगे बेटा कि ये वाला कंपोनेंट तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का एंगल पुट करेंगे साइन θ1 प्लस साइन θ2, लेकिन ये क्वांटिटी माइनस आ सकता है कि नहीं? यस सर, ये क्वांटिटी माइनस आ सकता है। तो बहुत सारे बुक में क्या करता है बेटा मोड लगा देते हैं लोग, मोड लगा देते हैं, लेकिन मोड लगाने के बाद आपको खुद में डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा। मैं मोड तो लगा दिए, या यहाँ से भी मोड लगा सकते, मोड तो लगा दिए ये पूरा का पूरा, लेकिन मोड लगाने के बाद साइन का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। सर वो कैसे ध्यान रखेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस से आ जाओ बेटा, कॉमन सेंस थोड़ा हम लोग यूज करते हैं। अगर इस तरह का रहता बेटा, ऊपर भी थीटा रहता नीचे भी थीटा रहता, तो सोच के बताओ बेटा, ऊपर के लिए एलिमेंट कट करते तो ये इधर हो जाता, एक इधर हो जाता, दूसरा इधर हो जाता, इधर वाला के लिए
इस साइड वाला के लिए कुछ एलिमेंट अगर मान लेते हैं कट करते, और इधर वाला के लिए अगर एलिमेंट कट करते, अगर इधर वाला के लिए एलिमेंट कट करते तो क्या हो जाता बेटा बताइए, ये वाला के लिए, इसके वाला के लिए, तो एक कंपोनेंट उधर हो जाता, दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाता। ठीक है सर, मतलब दोनों कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे, तभी तो बेटा पैरेलल में देखो तो माइनस आया है, लेकिन परपेंडिकुलर वाला में पॉजिटिव आया है कि नहीं। तो समझो बेटा, अगर दोनों एंगल थीटा होता तो सारा डिस्टेंस ये दोनों स्ट्रिप का सेम होता और ओवरऑल बेटा ये वाला क्वांटिटी कैंसिल हो जाता। तो आपको भी समझ में आ रहा सर, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब सोच के बताना बेटा, बहुत धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये थीटा ये ज़्यादा है बेटा, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक कंपोनेंट तो दोनों, एक कंपोनेंट तो इधर चला ही जाएगा, ई परपेंडिकुलर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, ये 40 डिग्री वाले एंगल से 40 डिग्री वाला तो कैंसिल होता, तो भी 20 डिग्री बचता कि नहीं, और वो 20 डिग्री के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। तो मतलब ओवरऑल ई पैरेलल कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। आया बात समझ में? चलो नहीं समझ में आया तो अब देखो, अब शायद समझ में आ जाए बेटा। ये है बेटा मान लेते हैं 20 डिग्री, और ये है आपका मान लेते हैं 45 डिग्री। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ई परपेंडिकुलर। अब ई पैरेलल वाला किधर जाएगा बेटा? ई पैरेलल वाला ऐसे होगा सर कि इसके 20 डिग्री से इसके 20 डिग्री वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के बारे में सोचो। लेकिन अभी भी 25 डिग्री वाला एंगल के कारण ऊपर, मतलब ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ई पैरेलल। अरे बात समझ में? इस तरह से डायरेक्शन देखते हैं सर। नॉर्मल तरीके से बताइए, सिर्फ फार्मूला अगर याद करें तो देखो तो बेटा, ये θ2 हम डायरेक्शन क्या कंसीडर कर लिए हैं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हम डायरेक्शन कंसीडर कर लिए हैं। तो cos θ2 क्या होगा बेटा, लेस होगा, और θ1 यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो तो बेटा cos मिनिमम एंगल होगा, तो cos समझ में आ रहा है ना, cos 20 बड़ा है बेटा या cos 30? सर cos 20, क्योंकि cos में क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री में डिक्रीजिंग होगा। मतलब सर जो आप मान लिए हैं डायरेक्शन, उसके हिसाब से तो ये पॉजिटिव दे देगा। अब अगर यहाँ पे करना होता बेटा तो θ1 कितना रख लेंगे, 60 डिग्री, θ2 कितना रख लेंगे बेटा, 40 डिग्री, और हम डायरेक्शन पहले से बोल दिए कि नीचे की तरफ होगा। देखो पॉजिटिव आ जाएगा, 40 डिग्री मतलब कम, मतलब ज़्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू। यहाँ पे देख बेटा, θ1 बराबर 20 डिग्री मान लिए हैं, और θ1 बराबर 45 डिग्री मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 डिग्री ज़्यादा क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी। सर अगर मेरे पास इतना ब्रेन यूज नहीं हो पा रहा कि किधर ई पैरेलल होगा, तो क्या सिर्फ हम फार्मूला से जा सकते थे? जा सकते थे बेटा। देखो कैसे जा सकते थे, यहाँ पे θ1 कितना होगा बेटा, वहाँ पे यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, और θ2 कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री। θ2 हो जाएगा 45 डिग्री। दो मेथड है, या तो आप ब्रेन से चले जाओ डायरेक्टली और मैग्नीट्यूड निकाल लो, और नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये वाला मेथड देखो बेटा। θ1 कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री, और θ2 क्या हो गया, 45 डिग्री। हमको एक डायरेक्शन तो पता है सर, दूसरा डायरेक्शन नहीं पता है। तो बता बेटा क्या होता था, याद है, cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। आया बात समझ में? cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किसी वे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। तो ये वाला जो मेथड बताया ना, आधा के साथ आधा कैंसिल, यहाँ 60 के साथ 40 है, तो 40 के साथ 40 कैंसिल, तो अभी भी तो 20 वाला बच रहा ना, और 20 वाला जाएगा नीचे, तो एक कंपोनेंट उधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, तो नेट तो इसका नीचे ही जाएगा ना बेटा। उसी तरीके से ये देखो, ये 20 का ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नेट तो 25 डिग्री वाला एंगल के कारण फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर। तो उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट तो क्लियर है, लेकिन एक कंपोनेंट तो ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि 20 डिग्री का 20 डिग्री के साथ वो बैलेंस हो गया है बेटा। बाकी 25 डिग्री वाला कहाँ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन का दिमाग में रखना पड़ता है। तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
ठीक है सर, खत्म हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास इनफाइनाइट रॉड के, सॉरी फाइनाइट रॉड के कारण। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे सर सेमी इनफाइनाइट के कारण। क्या निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट के कारण। देखिए बेटा, अब आप ही सोच करके बताइएगा इसके आंसर्स, इसके आंसर बताना बेटा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये इस तरह से डॉट मारा हुआ, इसका मतलब बेटा कि ये इनफाइनाइट तक चला गया है। ठीक है, कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है बेटा, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो आप बताइए तो अगर आप यहाँ के लिए सिंपल सा बात सोचो ना, ई परपेंडिकुलर क्या था बेटा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल क्या था बेटा सर, ई पैरेलल था के लेमडा बाई आर, क्या था बेटा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बेस चले जाओ या माइंड से यूज करके चले जाओ। देखो तो बेटा अब सोच करके कि यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा और थीटा 2 क्या होगा, सोच करके बस बताइए, डायरेक्टली जा करके पुट कर दीजिए वहाँ पे क्या होगा बेटा, बताइए जल्दी। सर सुनिए, अगर यहाँ से स्ट्रिप कट ले 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, कहाँ तक चला जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इनफाइनाइट जाने के लिए थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 2 नीचे वाला था बेटा, ये तो एक ही लाइन में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बताइए कितना आ जाएगा बेटा, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा सर के लेमडा बाई आर साइन 91, साइन 91 प्लस साइन 0 0, मतलब 1 प्लस 0। आंसर क्या आ गया बेटा, के लेमडा बाई आर। ई पैरेलल कितना आ गया बेटा, ई पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, थीटा और थीटा 2 बराबर 0, तो कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा 1 90, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी क्या आ गया, के लेमडा बाई आर। मतलब देखो बेटा इधर भी हो गया के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और ये भी हो गया के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट √2 के लेमडा बाई आर, √2 के लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चा क्वेश्चन से पूछा कि सर अगर एग्जाम में सेमी इनफाइनाइट आ जाए, सेमी इनफाइनाइट आ जाए, अगर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं बेटा, अगर सेमी इनफाइनाइट आ जाए तो क्या हम फाइनाइट रख करके उसके बाद क्या एंगल हम पुट करेंगे, समझ में आया क्वेश्चन। एग्जाम में डायरेक्टली सेमी इनफाइनाइट आ रहा, क्या करोगे बेटा, सर एकदम आसान सा प्रोसेस है बेटा, देखो जो किए थे देखो सेम वही करेंगे। ये y डिस्टेंस पे क्या मान लेंगे बेटा, dy, तो यहाँ के कारण क्या हो जाएगा बेटा d, ये हो जाएगा एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा सर d cos थीटा, और ये हो जाएगा d sin थीटा। देखो कितना फास्ट करेंगे, d cos थीटा, d sin थीटा। अब d बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता बेटा, d बराबर हो जाएगा सर k d क्यूब, के डी क्यूब, इसी में होगा बेटा डी क्यूब, के डी क्यूब और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये आपको भी पता है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, के डी क्यूब के मतलब लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर वो याद है ना बेटा वाई बाई आर बराबर टैन थीटा, तो वाई बराबर क्या कर दिए थे आर टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया था बेटा आर सेक स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा डी बराबर सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा आ गया कि नहीं बेटा, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा आ गया। अब देखो तो बेटा ई एक्स में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। बस आपको लिमिट कहाँ पुट करना है, बस वो ध्यान करना पड़ेगा, जो वहाँ पे लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 पुट करते थे, अब 0 से लेकर के 90 पुट करना पड़ेगा बेटा, 0 से लेकर के 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है 0, पहला इस लिमिट यहाँ पे कट कर सकते थे एकदम 0 पे, और लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा 90 पे। अब कॉस थीटा का बताइए बेटा क्या आएगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा, अब यहाँ पे 0 से 90, साइन 90 पुट करेंगे 1, साइन 0 पुट करेंगे, देखो तो आंसर आ गया कि नहीं के लेमडा बाई आर। और आई थिंक अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ई वाई निकाल लोगे बेटा डी ई साइन थीटा, और जब साइन थीटा करोगे तो अपने आप एक कंपोनेंट क्या जाएगा माइनस कॉस थीटा, 0 से 90, कॉस 90 में तो 0 होता है बेटा, लेकिन कॉस 0 में कितना होता है 1, और ये माइनस 1 मिल करके क्या हो जाएगा +1।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा कि सर सब करने का जरूरत नहीं है। एक जो डी आई लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, वहाँ पे लिमिट चेंज करना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपका सेमी इनफाइनाइट रॉड का, कोई दिक्कत नहीं है सेमी इनफाइनाइट रॉड में। सेमी इनफाइनाइट रॉड क्लियर हो गया ना, ठीक है सर। चलो रब करते हैं बेटा, सेमी इनफाइनाइट रॉड सर क्लियर हो गया। अब हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है आपका के फाइनाइट रॉड। वो है बेटा आपका फाइनाइट रॉड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड। टक 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 इनफाइनाइट, टक 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 टक। ओके बेटा यहाँ पे डिस्टेंस आर पे पूछ रहा है बेटा। अब सोचो आप यहाँ पे हैं, इधर भी दूर इधर भी इनफाइनाइट चला जाएगा। बस आप ये बता दो लिमिट क्या होगा θ1 का। सर कोई दिक्कत नहीं, θ1 ऊपर में 90 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा k λ/r sin 90 प्लस साइन 90। क्यों, साइन θ1 प्लस साइन θ2। आंसर क्या आ गया बेटा 2k λ/r। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पॉजिटिव के कारण बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल k λ/r cos θ2 90 डिग्री माइनस cos θ1 90 डिग्री। आंसर क्या हो गया बेटा 0। मतलब पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। कंक्लूजन बता दे रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है, अगर ये इनफाइनाइट रॉड हो गया बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ डिवाइडेड बाई r। r इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वेक्टर के टर्म में करना होगा, लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सर यही सेम चीज़, अगर सेम चीज़ आपको भी समझ में आ रहा बेटा, अगर माइनस होता तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हो जाता कि नहीं, और ये भी कितना हो जाता सर 2k λ/r। और अगर वेक्टर के फॉर्म में जाते हैं तो क्या हो जाता बेटा माइनस आई का। कोई दिक्कत नहीं है, 2k λ/r आई 2k λ/r माइनस आई, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा यहाँ तक। और अगर मान लेते हैं रॉड ऐसे रहता, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और ये कहाँ तक जाता बेटा, ये इनफाइनाइट तक जाता और r डिस्टेंस पे पूछता, तो कोई बात नहीं सर, ये कितना हो जाता 2k λ/r क्या हो जाता बेटा j कैप। क्लियर हो गया, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर अगर ये एग्जाम में आ जाए, जो कि आप बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2k λ/r। अच्छा, 2k λ/r का एक और रिजल्ट देख लो बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। तो ये भी होता है बेटा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये भी याद रखना बेटा, ये भी याद रखना, इसके टर्म्स में भी अगर एप्सिलॉन के टर्म में पूछ दिया जाए, अगर ई वेक्टर लगा दे तो ई वेक्टर में आई कैप आप भी लगा दो, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चा का क्वेश्चन क्या था सर, एक बच्चा फिर स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्टली फाइनाइट रॉड, चूंकि आप बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इनफाइनाइट रॉड, सबसे ज़्यादा वही पूछता है इनफाइनाइट रॉड। तो सर इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, सुनो बेटा, चूंकि ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, चूंकि आपका एक इनफाइनाइट तक फैला हुआ है बेटा, तो आपको एक एलिमेंट तो इधर से लेना पड़ेगा d, और अगर ये एंगल थीटा हो गया बेटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इधर से भी लोगे तो यही थीटा पे फिर आपको डी थीटा भी मिल जाएगा, यही थीटा पे डी थीटा मिल जाएगा, और यही वाई पे डी वाई मिल जाएगा, यही वाई पे डी वाई मिल जाएगा। तो सर इधर के लिए क्या हो जाएगा डी, और ये थीटा हो गया बेटा, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया बेटा डी ई साइन थीटा। इसके लिए डी कॉस थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा डी साइन थीटा। खत्म, आपको यहीं पे पता चल जाएगा, क्योंकि सर ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट है, तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपको नेट क्या मिल जाएगा बेटा, आपको ई नेट मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी याद है बेटा k λ/r इंटू डी थीटा,
और इंटू कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा बोलना, कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट बता दो बेटा क्या होगा सर, लिमिट कुछ नहीं होगा -π/2 से +π/2, वही मतलब 90 डिग्री से -90 डिग्री से कहाँ हो जाएगा सर, +90 डिग्री में। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा बेटा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का लिमिट क्या पुट करोगे सबसे पहले 90 डिग्री माइनस साइन -90 डिग्री, या π/2 कुछ भी पुट कर सकते थे, π/2 π/2, तो कितना हो जाएगा सर, के लेमडा बाई आर साइन π/2 1, यहाँ पे माइनस और साइन माइनस थीटा तो प्लस, और साइन 90 कितना हो गया, क्लियर हो गया आई थिंक। यही था तीनों बेटा, फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड और सेमी इनफाइनाइट रॉड। रुक जाइए बेटा, अभी भी रुकिए, कंक्लूजन दे देंगे उसके बाद ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स को पूरे तरीक़े से डील कर देंगे। देखिए बेटा, कंक्लूजन जरूरी है बिल्कुल। ये क्या है बेटा, ये है सर फाइनाइट रॉड, θ1 θ2, और ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव 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 मतलब लेमडा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो आराम से। सर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। सर ये हो जाएगा ई पैरेलल, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, के लेमडा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। और वो कॉन्सेप्ट बता दिए थे, आधा आधा कैंसिल हो जाता है किस तरीक़े से। सर अगर इसके बाद वाला हो सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट हो। सर अगर सेमी इनफाइनाइट होता है तो एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा ई परपेंडिकुलर वाला, कितना आ जाएगा बेटा, के लेमडा बाई आर, और ये वाला भी आ जाएगा ई पैरेलल वाला, कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई आर। और नीचे की तरफ ही क्यों होगा, देखो पूरा का पूरा तो नीचे की तरफ ही होगा, तो इसका ई नेट कितना आ जाता है सर, इसका ई नेट आ जाता है √2 के लेमडा बाई आर। √2 समझ में आ गया ना बेटा, ये तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए सर नेक्स्ट वाला रिजल्ट, नेक्स्ट, अच्छा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये लेमडा। नेक्स्ट वाला बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और आपसे पूछ रहा आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे क्या होगा सर, जल्दी बता दीजिए। आर डिस्टेंस पे होगा सर ई परपेंडिकुलर 2 के लेमडा बाई आर, या लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका फाइनल कंक्लूजन है बेटा। सर और कुछ है, अगर अजीबोगरीब शेप रहा तो अभी देखोगे ना, अभी और क्वेश्चंस कराएंगे बेटा। अगर सर यहाँ पे पूछ रहा तो क्या करेंगे सर, सर यहाँ पे पूछेगा तो कुछ मत करो बेटा, θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके साथ इसको मिला दो, और ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया है तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आराम से लाइए बेटा, यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, और सारे आंसर निकाल लीजिए। क्लियर हो गया बेटा, फाइनाइट रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, और दूसरा भी शेप आ जाए तब इसके प्रॉब्लम अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करीब 5 6 7 प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट निकल जाए। थैंक यू बेटा।